अपना चैप्टर चल रहा है ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट में हमने सबसे पहले ओपिनियंस पढ़ी थी, ओपिनियंस के बाद में ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स पढ़े थे। फिर हमने स्टार्ट किया है ऑडिट रिपोर्ट का जो 9th पॉइंट था। 9th पॉइंट हमें ये बोल रहा था कि अदर रिपोर्टिंग लायबिलिटीज भी हो सकती है। हमें स्टैंडर्ड्स तो ऑडिटर को बोलते हैं कि केवल आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर अपना ओपिनियन इशू करना है। ठीक है, तो वो हमने ओपिनियन पैरा के अंदर इशू कर दिया था। जस्ट वेट। हाँ, तो 9th पॉइंट के अंदर हमें ये बोल रहे थे कि अगर आपने कंपनीज एक्ट के ऊपर ही एप्लीकेबल है, सॉरी कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है ये पॉइंट हमारा, कि कंपनी है अगर वो पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को क्रॉस करती है तो उसके ऊपर ऑडिटर के ऊपर एक और एडिशनल लाइबिलिटी डाली है कंपनीज एक्ट के अंदर कि आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ में एक और रिपोर्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट का नाम है कारो, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। कारो आपको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो अगर हमारे ऊपर ऐसी लाइबिलिटी आती है तो हमारे हेडिंग्स थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि दो जगह हमारा क्या हो रहा है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो दोनों में एक मेन हेडिंग डाल देंगे, जो मेन पैरा ओपिनियन था उसके अंदर डाल देंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर हमारा ओपिनियन, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरी जगह हम डाल देंगे रिपोर्टिंग ओवर लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, इस तरह से हमारी हेडिंग्स हो गई थी। फिर हमने स्टार्ट किया था कारो, कि कारो क्या होता है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर एक ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होगी। तो सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि कारो की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ रहती है। हाँ, तो बताइए आप लोग। मैम एवरी पब्लिक कंपनी। यस, और किस किस के ऊपर नहीं होती है? वन पर्सन कंपनी, one person company, insurance company, banking company, company, small company, private company having turnover less than section 10 8 company, ओके। अगर प्राइवेट कंपनी है उसमें टर्नओवर की क्या लिमिट्स थी? less than 10 crore, 10 crore, less than 10 crore, then no need of caro. लेस देन और इक्वल टू को मत भूलो, लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया और 10 करोड़ का आ गया वो फिक्स, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी हमें क्राइटेरिया गिवन है वो लेस देन इक्वल टू करके गिवन है। ओके, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी है अगर उसका टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ है। पेड अप शेयर कैपिटल का क्या था? 1 crore, if less than 1 crore, then no need. Less than equal to 1 crore. And borrowings? Less than equal to the time 1 crore at any point of time. less than equal to 1 crore anytime. At any point of time. ये हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा क्या है, वहां पे वर्डिंग गिवन है। नाउ अपन ने स्टार्ट किया था क्या क्या रिपोर्टिंग लाइबिलिटीज हुई थी। इसके अंदर मैंने आपको बताया थी कि 2020 अब एप्लीकेबल हो गया है, इसके अंदर 21 पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये 21 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से हमें नहीं देखने हैं, क्योंकि एग्जाम पर्पज से ये हमारे इतना डिटेल में आते ही नहीं है। कुछ एक पॉइंट से मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट्स मान लो जो इम्पोर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम पर्पज के लिए। तो मैं पहले आपको
सारे पॉइंट्स रीड नहीं करवा रही हूँ, जो डिटेल्स के अंदर ही सारे अपन एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ओके, तो डिटेल्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स, हमने क्या किया था, जो हमारी फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे थे हम, वहां पे हमने सारी चीजें चेक करी थी। क्या हमने ऑडिट रिपोर्ट में एक एक चीज अलग अलग शो करी कि कितनी नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है आपके पास में, वेरिफिकेशन कितने टाइम में आप करते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अराइज हुई, हम सिर्फ वहां पे क्या करते हैं, एक लाइन में अपना ओपिनियन दे देते हैं कि भाई हाँ सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ अपना ओपिनियन इशू करते हैं, उसमें इन डिटेल हर एक चीज हम नहीं लिखते हैं। कारो हमें कहती है कि आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स पे डिटेल्ड रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में तो आपने अपना ओपिनियन इशू कर दिया, ओवरऑल ओपिनियन, किसी इंडिविजुअल चीज पे हमने वहां पे बात नहीं करी थी। बट कारो के अंदर कुछ पॉइंट्स गिवन है जिनको आपको इंडिविजुअली रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट गिवन है डिटेल्स ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने एग्जाम के लिए कि टैंजिबल एंड टैंजिबल एसेट्स का चेकिंग करते टाइम पे ऑडिटर को क्या क्या चीजें रिपोर्ट करना चाहिए। तो वो डायरेक्टली पूछते हैं, एज पर कारो नहीं पूछते हैं, वो लोग क्लियरली नहीं लिखते एज पर कारो, पर वो क्वेश्चन एज पर कारो ही होता है, क्योंकि केवल कारो के अंदर ही हमें ये रिपोर्टिंग करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले whether the records maintained by the company, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है तो वहां पे पढ़ा होगा कि हर एक कंपनी को एक फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी टाइमली उन्हें करना होता है। तो ऑडिटर को इन्हीं चीजों का रिपोर्टिंग करना है कि क्या कंपनी ने वो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन किया या नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट, whether the records maintained by the company displays the complete particulars on the details, quantity and situation of tangible and intangible assets। कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करी है तो वो कितने, लाइक फर्नीचर है तो कितना नंबर ऑफ फर्नीचर है आपके पास में, कितनी टेबल्स है, कितनी चेयर्स है ना, उनका सिचुएशन क्या है। जैसे आपके पास में अलग अलग ब्रांचेस है, कोई कोलकाता में है, कोई बैंगलोर में है, कोई जयपुर में है, तो कौन सी फिक्स्ड एसेट्स आपकी कहाँ पर है, मशीनरी कौन सी कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, उसके अंदर रिकॉर्ड करनी होती है फिक्स्ड एसेट के अंदर। नाउ सेकंड पॉइंट, वेदर द मैनेजमेंट हैज कैरीड आउट फिजिकल वेरिफिकेशन। यहाँ पे अगर अपने को हाईलाइट करना है तो या तो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर लिख लो आगे, फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर, ताकि हमको क्या याद रह जाएगा कि ये पॉइंट है यहाँ पे। Fixed assets register. Now second point is physical verification of the asset। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें बोल रहा है कि क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल्स पे फिजिकल वेरिफिकेशन किया या नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ड है, इंटरवल्स जो है वो रीजनेबल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंपनी। जैसे मान लो मेरी एकदम छोटी सी कंपनी है, 10 लाख या 50 लाख का टर्नओवर है, तो यहाँ पे मेरे पास में नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी क्या होगी, कम ही होगी। तो मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन ऐसा नहीं है कि मैं हर 10 दिन में करूं या हर 15 दिन में करूं या 2 महीने में भी करूं। अगर मैं 6 मंथ्स के गैप में भी फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगी तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ माय कंपनी ये मेरे लिए क्या होगा, सफिशिएंट होगा, क्योंकि इतना ज्यादा साइज नहीं है। यहाँ पे चोरी होने के चांसेस, मिस यूटिलाइजेशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ही क्या है, कम है। तो वो नॉर्मली ऐसे ही हमारे पास आंखों में आती रहती है, हमें पता चलता रहता है कि हाँ ये सारी पड़ी है हमारे पास में। बट अगर आपका साइज बहुत लार्ज है, अलग अलग ब्रांचेस हैं आपके पास में, अलग अलग ब्रांचेस पे अलग अलग एसेट्स पड़ी है, साइज ऑफ द कंपनी आपका बहुत लार्ज है, तो वहां पे आपको ज्यादा केयरफुल रहने की नीड होती है। इसलिए रीजनेबल इंटरवल्स वहां पे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। रीजनेबल इंटरवल्स का कहीं पे भी कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट खुद डिसाइड करे
जो नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है आपके यहाँ पे, उनका नेचर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड करें कि आपको 1 मंथ के अंदर करना चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन या 2 मंथ्स के गैप में या 3 मंथ्स के गैप में, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ऑडिटर को क्या रिपोर्टिंग करना है कि मैनेजमेंट ने साइज ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंग रीजनेबल इंटरवल्स पे फिजिकल वेरिफिकेशन टाइमली किया या नहीं किया, इसका रिपोर्टिंग करना है। ओके, इन सारी चीजों का वो आंसर करेगा इस रिपोर्ट के अंदर, वेदर द रिकॉर्ड्स मेंटेन की यस रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन्ड और नॉट, केवल आंसर करना है उसे, है ना। फिजिकल वेरिफिकेशन टाइमली हुआ या नहीं हुआ तो वो चेकिंग करेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन, अब उसे कैसे पता चलेगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन टाइमली हुआ या नहीं हुआ? जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो वहां पे कुछ वर्किंग पेपर टाइप में मैनेजमेंट खुद ही कर रहा है, तो मैनेजमेंट का जो भी इंटरनल डिपार्टमेंट होंगे वो अपने पास में उसका क्या रखते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पे हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था, हमारा ओपनिंग क्या था एज पर लास्ट वेरिफिकेशन, कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ और क्लोजिंग कितना होना चाहिए। एक शीट बना लिया, देन उस क्लोजिंग में जितना क्वांटिटी आ रहा है उसको फिजिकली वेरीफाई कर लिया कि इतने नंबर ऑफ बाइक्स क्या रियल में हमारे शोरूम में खड़े हैं क्या, तो ये हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन उनके पास में रहता है कि किस किस टाइम पे आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था। नाउ अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है, जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, यही मेरा ओपनिंग इतना आ रहा था, इन इतना हुआ, आउट इतना हुआ, तो क्लोजिंग में इतना बचा। अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे पास आ रही है कि मेरे बाइक के अंदर 100 मेरे शोरूम के अंदर 100 बाइक्स है। ओके, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। नाउ जब मैं टाइमली वेरिफिकेशन करने गई फिजिकल वेरिफिकेशन, तो मुझे पता चला कि ओपनिंग में तो सब कुछ एक्यूरेट आ रहा था, बट जब अब मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने गई हूँ तो वहां पे मेरे यहाँ पे ओनली 90 ही क्या आ रही है, बाइक्स आ रही है ना। मैंने सारा शोरूम चेक कर लिया, तो मतलब 10 बाइक्स का क्या हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। या तो वो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेल अकाउंट फॉर नहीं करी, है ना, या फिर हमारे यहाँ से चोरी हो गई, कोई ना कोई रीजन इसके पीछे रहा होगा। तो नाउ ये मटेरियल जो डिस्क्रिपेंसी रही है, जो चेंजेस आए हैं आपके फिगर्स के अंदर, इन चेंजेस का क्या ट्रीटमेंट किया गया, है ना। पॉसिबल हो सकता है कि आपने कोई सेल रिकॉर्ड नहीं करी है बुक्स के अंदर, तो बिल बुक चेक करो, सेल रिकॉर्ड नहीं है तो सेल रिकॉर्ड करो, फर्स्ट मैटर। नाउ सेकंड मैटर हो सकता है कि आपने किसी एम्प्लॉय को, मान लो नॉट एज अ सेल बट ऐसे ही उसे किसी को बाइक दी है आपने, तो उसका आप अकाउंट फॉर करो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं कि चोरी हो गई, चोरी हो गई तो अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसका अकाउंटिंग कैसे करना है और कैसे अब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। तो ये सारी चीजें ढंग से हुई या नहीं हुई, प्रॉपरली आपने उसे अकाउंट फॉर किया या नहीं किया, ये सारी चीजें ऑडिटर को क्या करनी होती है, चेक करनी होती है और चेक करके रिपोर्ट करना होता है यहाँ पे कि अगर ये मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हुई तो इसको अकाउंट फॉर कैसे किया गया। ये हमें थर्ड पॉइंट के अंदर करना होता है। तो वेदर द मटेरियल डिस्क्रिपेंसी इफ एनी, अगर कोई है, हमने नोटिस करी ऑन द फिजिकल वेरिफिकेशन हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर इट इज अकाउंट फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। ओके, जो भी सिचुएशंस हो सकती है मैंने आपको बता दी थी, सिर्फ हमें ये रिपोर्ट करना है कि जो डिस्क्रिपेंसी अराइज हुई उसे अकाउंट फॉर किया या नहीं किया। जैसे कुछ शॉर्टेज भी हो सकती है ना, स्पेयर पार्ट्स और जो होते छोटे छोटे से, है ना, जो किसी पर्टिकुलर मशीनरी के अंदर ही यूज आएंगे तो हम उन्हें असेट्स ट्रीट करते हैं। नाउ उनके अंदर कुछ शॉर्टेज भी हो सकती है, कहीं पे मिस हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो उनका अकाउंट फॉर हमने कैसे किया, हर एक चीज हम यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, वेदर द टाइटल डीड्स पर्टेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज except properties which are leased by the company with duly executed lease agreements in the company's favor disclosed in the financial statements are held in the name of the company। मतलब
सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्या चेक करनी है, टाइटल डीड यानी ओनरशिप चेक करनी है कि जो भी हमारी इमूवेबल असेट्स है उनकी टाइटल डीड्स यानी कि ओनरशिप रजिस्ट्री हमारे नेम पे ही है या नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है और इसे डिस्क्लोज करना है इन आर कारो रिपोर्ट। आपको कारो रिपोर्ट के अंदर इसके बारे में बताना है। लीज एग्रीमेंट्स को जरूरी नहीं है कि हम वहां पे शो करें, क्योंकि लीज एग्रीमेंट का अपना अलग चलता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो आपको ट्रांसफर होगी और सारी चीजें, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज विच आर लीज्ड बाय द कंपनी। ओके, नाउ डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी का आ जाएगा, कितना ग्रॉस कैरिंग वैल्यू है, हेल्ड इन द नेम ऑफ। हो सकता है देखिए कि डायरेक्टर के नाम पे, जैसे कोई बिजनेस अपन ने स्टार्ट किया, मैंने और आपने मिलकर के कोई कंपनी खड़ी करी, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी की जो लैंड है वो कंपनी के नाम पर ही हो। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनके नाम पे भी वो लैंड हो सकती है जो उन्होंने कंपनी को दिया है वर्क करने के लिए। ठीक है ना, होता क्या है कि ये कंपनी होती प्रमोटर के नाम पे है, बट हम इसे क्या करते हैं, कंपनी के नेम पे ही शो करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में ही शो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर वो चीज कंपनी ही यूज ले रही है और हमने उसके ऊपर कंपनी का बिल्डिंग खड़ा कर दिया, तो वो हमेशा के लिए कंपनी की ही हो जाती है ना। फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ एक एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर कोई पर्टिकुलर असेट है वो कंपनी के खुद के नाम पे नहीं है, तो उसका प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देते हैं कि कोई असेट है जो हमने बुक्स के अंदर शो कर रखी है, लाइक लैंड है या बिल्डिंग है ना, वो कंपनी के खुद के नाम पे नहीं है, तो हम उसे कैसे डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे है, कौन से डायरेक्टर के नाम पे, तो डायरेक्टर के नाम पे आ जाएगा, किसी प्रमोटर के नाम पे तो प्रमोटर के नाम पे। नाउ यहाँ पे नेम आएगा और यहाँ पे रिलेशन आएगा कि वो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, रिलेटिव है, एम्प्लॉय है, कौन है। रियल लाइफ के अंदर नॉर्मली डायरेक्टर या प्रमोटर से ही ली जाती है। पीरियड हेल्ड इंडिकेट अ रेंज वेयर एप्रोप्रिएट, आप कितने टाइम से उस पे कंपनी के नाम से वर्किंग कर रहे हैं, वो टाइम यहाँ पे आ जाएगा। रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम पे ये क्यों नहीं चल रही है, उसका रीजन यहाँ पे स्टेट किया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स ओनरशिप हमारी होगी तभी हम इसे बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं ना। प्रमोटर की लैंड पे आप काम कर रहे हो, तो वो रीजन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने इधर ट्रांसफर नहीं किया, बट ऐसा एग्रीमेंट हो गया था हम लोगों के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि ये कंपनी के नाम पे ही रहेगी। तो जो भी चीजें होती है वो हमें यहाँ पे क्या करनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है। देन वेदर रिवैल्यूएशन हैज बीन डन, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। Whether a revaluation has been done by the company of its property, plant and equipment or intangible assets or both during the year, and if so, whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer. आपको रिपोर्ट करना होगा कि रिवैल्यूएशन में आपको समझा चुकी थी कि होता क्या है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है उनका या तो हम अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिवैल्यूएशन करते हैं या फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं ना। तो मैंने आपको बताया था कि वो रिवैल्यूएशन हम क्या करेंगे, किसी बंदे को बुलाते हैं और उसका वैल्यूएशन करवाते हैं कि भाई इस लैंड का आज की डेट में क्या वैल्यू है, बिल्डिंग का आज की डेट में क्या वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हम उसमें कोई भी सीए या कोई भी नॉर्मल पर्सन उसको करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, तो जो भी बंदा अपॉइंटेड होता है उन सारे कामों के लिए वो होता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर। उस वैल्यूअर को हम बुलाते हैं और उसके बेसिस पे, उसके वैल्यूएशन के बेसिस पे हम हमारी असेट्स का क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। तो नाउ ऑडिटर को यहाँ पे ये रिपोर्ट करना होता है, अगर जिस ईयर का ऑडिट हम कर रहे हैं उस ईयर में कोई रिवैल्यूएशन हुआ है, तो वो रिवैल्यूएशन एज पर द वैल्यूएशन बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं मन से ही इन्होंने कह दिया कि आज की डेट में हमारी लैंड की वैल्यू 10 करोड़ हो गई है ना, और इन्होंने क्या करी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 करोड़ का असेट दिखा दिया। तो अगर आप ऐसा करते हो
तो ये करेक्ट वे नहीं है। आपको उसे क्या करना पड़ेगा, किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन लेना पड़ेगा, देन ही आप असेट्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो प्रॉपर्ली किया या नहीं किया, ये चीज आप लोगों को वहां पे शो करनी होती है। In case the change in value upon revaluation, specify the amount of change if the change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of property, plant or equipment or intangible assets. यहाँ पे तो हमने क्या किया, सिर्फ ये बताया कि जो रिवैल्यूएशन हुआ वो एज पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर हुआ या नहीं हुआ। नाउ हमें अब बोल रहे हैं कि आपको वो वैल्यू क्या करनी है, बतानी है कारो रिपोर्ट में। नाउ कब बतानी है, जैसे मान लो केवल 2% का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, 5% का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो कारो के अंदर आप ऐसे शो नहीं करोगे। जरूरी नहीं है कि आप चेंज इन वैल्यू को शो करो, ठीक है। बट अगर आपका 10% से ज्यादा, 10% या उससे ज्यादा अमाउंट चेंज होता है असेट्स का, तो आपको उसे क्या करना होता है, आपको उसे क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। ठीक है, आपकी कारो रिपोर्टिंग के अंदर कितना अमाउंट चेंज हुआ ये आपको वहां पे एक अलग पैरा के अंदर शो करना होता है। Whether the proceedings have been initiated are pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transactions Act and rules made thereafter। सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारा केस चल रहा है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो उसका पूरा यहाँ पे हमें क्या देना होता है, डिस्क्रिप्शन देना होता है कि कोई प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है, ये किसकी है किसकी नहीं है, कोई पेंडिंग लिटिगेशन है, तो हमें उसका रिपोर्टिंग यहाँ पे करना होता है। तो ये रिलेटेड हुए हमारे किससे, सारी फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड पॉइंट्स हुए कि क्या क्या चीजें कारो के अंदर एक ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर यस मैम, ये जो डिटेल्स है अपन है ना फिक्स असेट्स रिलेटेड वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में भी देता है रिवैल्यूएशन की, इन सब की, तो फिर वहां पे भी देनी है और फिर इधर भी बतानी है। वाउचिंग वेरिफिकेशन के अंदर हम हमारी वर्किंग पेपर्स के अंदर सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पब्लिकली जो हमने किया उसका जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो हमने हमारी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम हर एक चीज को अलग अलग स्पेसिफाई नहीं करते हैं, हमने सिर्फ एक ओपिनियन पैरा दिया था वहां पे कि वेदर इट इज ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू बेसिस और नॉट, केवल ये हमने वहां पे क्या दिया था, एक ओपिनियन इशू किया था। नाउ रियल में ये सारी चीजें हमारे वर्किंग पेपर्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता कारो की रिपोर्टिंग के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हम रियल लाइफ में ऑडिट में भी चेक करेंगे। सिंपल सी बात है कि कोई रिवैल्यूएशन हुआ नहीं हुआ, आपके नाम पे असेट है या नहीं है, तो हर एक चीज हमारी उसमें वर्किंग पेपर्स में मिल जाएगी। बट आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हर एक चीज को इतना इन डेप्थ जाकर के नहीं शो करते हो, क्योंकि वहां पे आप ओवरऑल बेसिस पे कंक्लूजन देते हो। अगर कोई चीज आपको चेंजेस लगते हैं या फिर एडवर्स लगता है आपको, तो वहां पे आप क्या करते हो, क्लियरली स्टेट कर देते हो कि भाई ये चीज ओनरशिप की, फिक्स एसेट्स की मुझे रिलायबल एविडेंसेस नहीं मिले, ओके, ये चीज मैंने वहां पे लिखी, ठीक है। बट यहाँ पे चाहे आपको करेक्ट एविडेंसेस मिल रहे हैं चाहे करेक्ट नहीं मिल रहे, आपको हर एक चीज का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई चीज भी रिपोर्ट तब करते हैं जब हमें वहां पे डाउट्स हैं। जैसे आपने अभी तक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पढ़ी, अनक्वालिफाइड में मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी कि एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। वहां पे मैंने ये नहीं बताया कि फिक्स एसेट्स आपके किसके नाम पे थी, फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ ड्यूरिंग द ईयर या नहीं हुआ। हर एक चीज आपको कब पता चलेगी, जब कोई पर्सन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इन डेप्थ जाकर के चेकिंग करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। कहीं पे भी मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, बट यहाँ पे मुझे उन सब का क्लियर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंपनीज एक्ट कहता है। चाहे ऐसा नहीं है कि आंसर नेगेटिव हो तभी रिपोर्ट करना है, यहाँ पे कि आपको आंसर रिपोर्ट करना ही है। जैसे मैंने कहा फिक्स असेट रजिस्टर मेंटेन्ड है क्या, यस इट इज मेंटेन्ड और प्रॉपरली मेंटेन्ड है। हर एक चीज, हर कॉलम्स आ रहे हैं उसमें, डिटेल्स का, क्वांटिटी का, सिचुएशन का, हर एक चीज अच्छे से मेंटेन्ड है। तो यस वाले आंसर्स भी मुझे यहाँ कंपल्सरीली करने हैं।
क्लियर? Yes, ma'am. अब है सेकंड पॉइंट, डिटेल्स ऑफ इन्वेंटरीज एंड वर्किंग कैपिटल। होता क्या है, दोनों सबको पता है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक और वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे रूटीन के अंदर हमारा मनी यूज में आता है, दैट इज आवर वर्किंग कैपिटल। नाउ उसके लिए क्या क्या रिपोर्टिंग करना होता है हमें कारो के अंदर, तो वेदर द मैनेजमेंट हैज कैरीड आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एट रीजनेबल इंटरवल्स। अगेन रीजनेबल इंटरवल्स अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द कंपनी डिसाइड होएगा। हमें रिपोर्ट करना है कि अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंपनी आपने रीजनेबल इंटरवल्स पे फिजिकल वेरिफिकेशन किया या नहीं किया। देन कोई डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है और वो डिस्क्रिपेंसी आपकी 10% या उससे ज्यादा है, मतलब अमाउंट हम यहाँ पे देखेंगे कि 10% या उससे ज्यादा। यहाँ पे अमाउंट 10% वाला क्यों डाला डिस्क्रिपेंसी के अंदर, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर शॉर्टेज होती रहती है ना, नॉर्मल शॉर्टेज भी हो जाती है, थोड़ा वेस्टेज भी हो जाता है हमारा, तो हम उसे क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चेंजेस और फिजिकल वेरिफिकेशन करते टाइम पे थोड़ा चेंजेस आता ही है। उसका रीजन होता है कि जैसे ना पेट्रोल है, उसका शॉर्टेज हो जाएगा आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है, और जब हमने रियल फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए तो वो क्या होगी, उड़ता जाता है पेट्रोल, तो वो क्या होएगा, चेंजेस आएंगे ही आएंगे। इसी टाइप से मान लो अनदर इन्वेंट्रीज है तो छोटी मोटी आपके वेस्टेज होती ही रहती है, बहुत सारी इन्वेंट्री थोड़ी टूट जाती है, तो हम उसे जब भी जाते हैं, जो भी स्टोर कीपर है चेक करता है, उसे थोड़ा थोड़ा क्या करता रहता है, साइड में करता रहता है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि अगर 10% या उससे ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, और ये चेक करना पड़ेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने उसे एकदम प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया या नहीं किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 50 रुपए का डिफरेंस आया तो अब उसे अकाउंट फॉर करने जाएंगे, वो नॉर्मल है, आएगा ही आएगा हर एक जगह पे। नाउ नेक्स्ट, हैज द कंपनी ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees in aggregate from bank or financial institutions on the basis of security of current assets। मतलब दो टाइप के लोन्स होते हैं, सबको पता है, लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स, है ना। कुछ लोन्स हम फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, और कुछ लोन्स लेते हैं हम हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि हम प्रॉपर्ली प्रोडक्शन कर सके हमारे बिजनेस के अंदर, है ना। अगर आपने वर्किंग कैपिटल लोन यानी लिमिट, यहाँ पे लिमिट वर्ड यूज किया है, हमने 5 करोड़ से ज्यादा ले रखा है, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी ये अमाउंट आपका 5 करोड़ से ज्यादा गया इन एग्रीगेट, मतलब चाहे बैंक से ले रहे हो, चाहे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चाहे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आपने 5 करोड़ से ज्यादा वर्किंग कैपिटल का लोन ले लिया, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग लेनी पड़ेगी, कैसे कि कौन सी बैंक से कितना अमाउंट ऑफ लोन आपने लिया, कब लिया, ठीक है, पर्पस, उसके लिए कौन सी करंट असेट्स आपने सिक्योरिटी पे रखी है, ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट करनी होगी। देन are the quarterly returns or statement filed by the company with the financial institutions or bank in agreement with the books of accounts of the company in case of non-agreement to provide detail of such non-agreement। ठीक है, ये नॉर्मली क्या पॉइंट होता है कि जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं अमाउंट, बड़ी अमाउंट के अंदर, तो हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली, उन्हें क्या करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि एनुअल आपको उन्हें सबमिट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर आपको एक्सेस लॉस हो जाए, या फिर आपका प्रोडक्शन कम हो जाए, ठीक है, आपका सेल गिर जाए, क्वालिटी अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपका सेल रेगुलर क्या कर होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। तो बैंक्स अपना एनालिसिस करते हैं कि क्या हमें इतने ही लिमिट का लोन उन्हें आज भी देना चाहिए, या हमें लिमिट क्या कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कंपनी के ऊपर कि उन्हें क्या करने हैं, क्वार्टरली रिटर्न्स या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक को सबमिट करने होते हैं। उसके बेसिस पे बैंक अपने डिसीजंस लेता है। तो यहाँ पे ऑडिटर की भी एक ड्यूटी है कि ये जो रूल है, क्या कंपनी बैंक को टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज उन्हें क्या करनी होती है, यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, इन्वेंट्रीज का और फिक्स एसेट्स का। अब बाकी के जो भी पॉइंट्स आते हैं वो हमारे एग्जाम पर्पस से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे हमारे। डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एनी गारंटी और सिक्योरिटी और एडवांस और लोन्स गिवन। चाहे तो हम ऊपर से केवल नॉर्मल भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कोई किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो अब ऑडिटर को यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली कि आपने लोन और एडवांस दिया है तो उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी रखी या नहीं रखी। सिंपल सी बातें सोच के चलते हैं एक नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग कि आपने सिक्योरिटी रखी या नहीं रखी, ठीक है। आपका जो रीपेमेंट है, सामने वाला बंदा आपको टाइमली रीपेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का, ठीक है। अगर आपका अमाउंट ओवरड्यू हो जाता है 90 डेज से, मतलब आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, इंस्टॉलमेंट ड्यू होने के 90 डेज भी निकल गए, उस बंदे ने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया, तो आपने क्या स्टेप्स लिए। ये क्यों करता है ऑडिटर रिपोर्ट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमने मेंबर्स से बहुत सारे शेयर कैपिटल इशू करी थी, बहुत सारा पैसा ले लिया ना, उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, रियल में अच्छे से नहीं कर रहे। जैसे हमने उन्हें कहा था कि भाई प्रोस्पेक्टस में लिख के दिया हम ये चीज एक्सपांड करेंगे, वो करेंगे, हम उसको रियल में वैसे नहीं कर रहे। हमने उसे क्या किया, हमारे रिलेटिव्स को लोन दे दिया, डायरेक्टर्स को लोन दे दिया या फिर किसी भी पर्सन को लोन दे दिया। और अब क्या करेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि हमारी कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब वो बंदा चाहे उसका कुछ भी यूटिलाइजेशन कर रहा है, हमें रिफंड कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई स्टेप्स कंपनी ले नहीं ले, तो इन सब का रिपोर्टिंग ऑडिटर करता है टाइमली, ताकि इन्वेस्टर्स को पता चलता रहे कि रियल में हो क्या रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट डाला है कि अगर कोई भी अमाउंट आपका 90 डेज से ओवरड्यू हो जाता है, आपने किसी को लोन दिया था और 90 डेज से ओवरड्यू हो गया, वो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो आपने क्या रिकवरी के लिए स्टेप्स लिए हैं, वो स्टेप्स से ऑडिटर सेटिस्फाइड है नहीं है, ये सारी चीजें ऐसे क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ती है। ओके नाउ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि रीपेमेंट का टाइम आया और वो बंदा आपको रीपेमेंट ही नहीं कर रहा और आपने उसका क्या किया है, लोन रीशेड्यूल कर दिया। लोन रीशेड्यूल कर दिया मतलब आपने उसको टाइम और एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है तू 4 साल और ले ले, 4 साल बाद में पेमेंट कर देना। आप लोन का सेटलमेंट कैसे कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है, ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो मेन पॉइंट्स इसके ये वाले सारे पॉइंट्स हैं। In the case of investment made, guarantee or security provided, loans or advances granted, the report should indicate, हमें क्या क्या चीजें इंडिकेट करनी होती है, whether the investment made, guarantees provided, security given and terms and conditions। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो टर्म्स और कंडीशंस है वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो नहीं है, मतलब हमने कोई ऐसी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं लिख दी कि भाई मैं नॉर्मली मार्केट में किसी और बंदे को लोन देने जाऊं तो मैं उससे 12% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगी, बट मैंने इनको दिया है तो मैं इनसे 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूँ, तो दैट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के हित में नहीं है। ओके तो सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करेगा कि जो भी आपने लोन एंड एडवांस दिया है किसी और को, वो सारी चीजें प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो नहीं है, उसकी टर्म्स और कंडीशन, रीपेमेंट टाइम, कितने टर्म के लिए आपने लोन दिया है, ठीक है, आपको
जब हमने रिटर्न करना है तो विद कितना इंटरेस्ट रिटर्न करना है, ये सारी चीजें ऑडिटर को चेक करके यहाँ रिपोर्ट करना होता है। नाउ सेकंड, in respect of loans and advances, in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayment or receipts are regular, है ना, मतलब हमने उन्हें एक पूरा शेड्यूल बनाकर दिया है ना कि आपको प्रिंसिपल इतना और इतना इंटरेस्ट हमें इस पर्टिकुलर टाइम में रीपे करना है और वो रिसिप्ट्स हमें वो टाइमली आ रही है ना, ये इसके ऊपर रिपोर्टिंग हमें करना होता है। नाउ नेक्स्ट, इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू, वही जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि 90 डेज से ज्यादा हमारा अमाउंट ओवर ड्यू हो गया, हमने उन्हें कहा था कि आपको प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट 1 मार्च को पेमेंट करना है, बट उन्होंने मार्च, अप्रैल, मई तीनों ही मंथ्स के अंदर हमें पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अमाउंट ओवर ड्यू हो गया। तो अब उसको वापस से रिकवर करने के लिए हमने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं कंपनी ने, उसका रिपोर्टिंग हमें यहाँ पे करना पड़ता है। इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू, स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal or interest. In case any loan or advance in the nature of a loan is given which was due for repayment during the year, मतलब आपका रीपेमेंट के लिए ड्यू हो गया था, मैंने आपको बताया था कि ड्यू हो गया तो हमें वो पैसा ले लेना चाहिए। अब आपने उसका सेटलमेंट कैसे किया, ऐसा तो नहीं कि आपने उसको वापस रीन्यू कर दिया हो, रीन्यू और एक्सटेंडेड और फ्रेश लोन्स ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन्स, यानी ये तो हम गड़बड़ कर रहे हैं ना। मैंने किसी डायरेक्टर को लोन दिया था, मान लो 50 लाख रुपए का, उसका ड्यूरिंग द ईयर टाइम आ गया कि 50 लाख रुपए आप मुझे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 1 मार्च को। वो बंदे ने कहा कि ठीक है मैं रिटर्न तो कर दूंगा, बट उसके लिए तो मुझे एक नया 50 लाख का लोन दे दो अगले 2 सालों के लिए, और ये 50 लाख रुपए वापस से मैं तुम्हें क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। तो एक तरह से उसने लिए और हैंड टू हैंड कंपनी को दिए, तो कंपनी के पास तो रियल में कुछ आया ही नहीं। तो ये सारी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी होती है कि आपने उसका रीन्यू कर दिया, टाइम एक्सटेंड कर दिया, या फिर आपने इस तरीके से गड़बड़ करके किया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो उसका पूरा क्या करना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है ऑडिटर को। In the case of company has given any loans in the nature of loans either repayable on demand without specification of any terms, ये पॉइंट ये बोल रहा है कि आपने कोई ऑन डिमांड लोन दिया किसी को, ऑन डिमांड मतलब जब मैं आपसे मांगूंगी आपको मुझे वो पैसा देना पड़ेगा, तो ये पैसा आपने रिलेटेड पार्टीज या प्रमोटर्स को किसी को दिया, तो उसका पूरा परसेंटेज सेग्रीगेशन आपको देना पड़ेगा कि किस बंदे को आपने कितना ऑन डिमांड लोन दिया है, ठीक है। ये सब हमारे एग्जाम पर्पस के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप स्कैनर्स उठा के देखेंगे तो कहीं पे भी आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये 3-4 पॉइंट थे जो डिटेल में थे, बाकी सारे शॉर्ट में आएंगे। एक बार रिजॉइन कर लो।